सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय बाजिया। मनोविज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखो बच्चों, जो हमारे सामने जो वैश्विक महामारी है कोरोना की वजह से ऑफलाइन क्लास अभी हर शिक्षण संस्थान की बंद है, तो घर बैठे बैठे अपन तैयारी करें, इसके लिए अपने को फिलहाल ऑनलाइन क्लास की सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस हुई। हालांकि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में काफी डिफरेंस रहता है, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास होती है तो एक शिक्षक और शिक्षार्थी का आपस में कॉम्बिनेशन होता है। एक शिक्षक भी शिक्षार्थी के हाव को महसूस कर पाता है। अब ऑनलाइन में तो क्या करता है भाई, शिक्षक एक कैमरे के सामने खड़ा हो, ऑनलाइन स्टडी कराओ, ना तो बच्चों का पता है कि भाई बच्चों के कितने क्या बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अपन प्रयास करेंगे कि जो अपने सामने फिलहाल जो एग्जाम है, रिट वाली एग्जाम है, रिट के कंप्लीट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपन एक एक यूनिट वाइज हर यूनिट को बहुत गहराई के साथ और बहुत अच्छे से अपन करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अपनी जो मनोविज्ञान की कक्षाएं हैं, वो चाहे रिट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सीटेट हो, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। और लगभग जहां मनोविज्ञान आ रहा है इन एग्जामों में लगभग सिलेबस सेम सा है, बस केवल थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंस होता है। तो हम आज से जो मनोविज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ करेंगे वो अपनी किसके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, वो अपनी रिट के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। तो चलो अपन प्रारंभ करते हैं। रिट की एग्जाम में आपके 5 यूनिट सिलेबस में है। सबसे पहली यूनिट हालांकि सिलेबस में अपन देखते हैं तो बाल विकास मिलती है। दूसरी यूनिट जो अधिगम है, हम हमारा अध्ययन प्रारंभ करेंगे सेकंड यूनिट जो दे रखी है ना अधिगम वाली, वहां से, क्योंकि अधिगम एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर सिलेबस के बिंदु को स्पर्श करता है और अधिगम से संबंधित जो कंसेप्ट है वो अपने आगे जाके भी कई टॉपिक में अपने काम में आएंगे। तो हमारा अध्ययन प्रारंभ होगा कहां से? अधिगम से। क्यों? चलो अपन प्रारंभ करते हैं अधिगम। अधिगम जिसे अपन कह सकते हैं LEARNING, लर्निंग। सामान्य भाषा में अपन कहते हैं सीखना, और उसी को मनोविज्ञान की भाषा में क्या नाम दिया गया है? अधिगम। चलो इसको अपन समझने का प्रयास करें। जैसे आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन के रूप में मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जैसे क्वेश्चन है अधिगम है, ऑप्शन है आपके पास सामाजिक क्रिया, दूसरा है मानसिक क्रिया, तीसरा है शारीरिक क्रिया, चौथा है भौतिक क्रिया। अब देखो इसको लेकर अपन उल्लेख करें एक बात तो, जब हम सीखते हैं, जब हम अधिगम करते हैं, समाज में रहकर भी हम अधिगम करते हैं, तो एक तरह से अपन माने तो कैसी क्रिया? सामाजिक क्रिया। बिना दिमाग के, मन मस्तिष्क मतलब मानसिक क्रिया, बिना मानसिक क्रिया के अपने को अधिगम हो ही नहीं सकता। शारीरिक क्रिया, अधिगम में कहीं ना कहीं हमारा शरीर भी काम में आ रहा है, क्योंकि शरीर के अंदर ही क्या है? हमारा मस्तिष्क है। सीखने में हम भौतिक संसाधनों का उपयोग भी करते हैं, समझ रहे हो बात? लेकिन जब अपने से अधिगम के बारे में पूछा जाए, अपने को अधिगम को क्या मानना है? मानसिक क्रिया। क्योंकि जब तक हमारा दिमाग क्रिया नहीं करेगा तब तक अपन अधिगम नहीं कर पाएंगे। अगर हम समाज में रहकर भी अधिगम कर रहे हैं तो भी हमें हमारा दिमाग तो एक्टिव है, दिमाग को तो एक्टिव रखना ही पड़ेगा। बिना मस्तिष्क के, बिना मानसिक क्रिया के अधिगम संभव नहीं है। शरीर भी काम में आता है, लेकिन बिना मानसिक क्रिया से कई बार ये होता है, हम कक्षा में बच्चों को अध्ययन करवा रहे होते हैं, बच्चे के दिमाग में चल रहा है अपन तो बहुत अच्छा अधिगम करवा रहे हैं, लेकिन बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि यार आज तो घर जाने के बाद वहां फलाने के जिम ने जाना है, अपने को आज वहां जाना है, आज तो अपन छुट्टी होते ही वहां एक मैच खेलने जाएंगे।
बच्चा शारीरिक रूप से अपने सामने मौजूद है लेकिन मानसिक रूप से वो अपने सामने मौजूद नहीं है, इसका मतलब होगा बच्चा अधिगम्य नहीं कर पाएगा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अधिगम को केवल क्या माना गया है, मानसिक क्रिया। क्यों? अपन ये भी कह सकते हैं अधिगम क्या होता है, अधिगम वो होता है एक बालक परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने अनुभवों का लाभ उठाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। जैसे जैसे बालक का विकास होता है, बालक परिपक्व होता जाता है, तो बालक के जो भी अनुभव वो अपने दिमाग में शामिल कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अधिगम कर रहा है। समझ रहे हो बात? एक परिभाषा के रूप में अपन अधिगम को देखेंगे, उससे पहले की कुछ बातें हैं जो एक बार अपन डिस्कशन कर लें। इसके अलावा बात करें अपन, देखो दो तीन चीजें आपके सामने आ गई। एक तो अधिगम क्या है, मानसिक क्रिया, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा अधिगम क्या है, परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अनुभवों से लाभ उठाना, ये भी क्या है, अधिगम है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन। व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन। एक बालक है, बालक जब अधिगम करता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके पहले के व्यवहार में और अधिगम करने के बाद के व्यवहार में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन कह दो या परिमार्जन। परिमार्जन का मतलब होता है सुधार, मतलब बालक के व्यवहार में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। इसका मतलब तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, बालक ने क्या किया है, अधिगम किया है। समझ रहे हो बात? इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए अब अपने को सुनिए अधिगम की परिभाषा। तो अब सुना अधिगम किसे कहते हैं। अधिगम एक मानसिक क्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करता है। यही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो मुझे जहां तक लगता है आप तीनों के बारे में समझ चुके हो। तीनों को मिलाकर ही अपन किसकी परिभाषा बनाते हैं, अधिगम की परिभाषा बनाते हैं। और इन तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है वो है व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन। जैसे इसके संबंध में अपन एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है अधिगम है। पहला ऑप्शन है बुद्धि का विकास करना। देखो एक एक जो भी अपन इसके ऑब्जेक्टिव पर्सन में जो भी अपन ऑप्शन दे रहे हैं ना, हर ऑप्शन पे गौर करना। बुद्धि का विकास हो रहा है, इसका मतलब बालक क्या कर रहा है, अधिगम कर रहा है। तो ये बात एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अनुभवों से लाभ उठाना। ये भी सही है। अधिगम किसे मानते हैं अपन, जब बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता जाता है, बालक का विकास होता जा रहा है और बालक को जो भी अनुभव मिल रहे हैं उन अनुभवों का लाभ उठा रहा है, इसका मतलब बालक को क्या हुआ है, अधिगम हुआ है। तीसरा ऑप्शन है नई खोज करना। अगर किसी बालक ने अधिगम किया है, इसका मतलब उसने क्या किया है, एक तरह से नई खोज की है, मतलब नया कुछ सीखा है उसने। चौथा ऑप्शन है, ये अपना चौथा ऑप्शन है
व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन। ये चार ही ऑप्शन है। अगर लास्ट ऑप्शन अपने पास होता ना उपरोक्त सभी, तो अपने को कोई जोर ही नहीं आता, अधिगम के बारे में सारी बातें सही हैं। लेकिन अपने पास केवल चार ही ऑप्शन है। अब अपने को आंसर करना है। देखो मनोविज्ञान में बहुत बार अपने सामने ये होगा, जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो अपने को पता चलता है कि यार ऑप्शन ये तो चारों ही सही है। तो जब चारों ऑप्शन अपने पास सामने हो, चारों ऑप्शन सही है, हालांकि और किसी सब्जेक्ट में समस्या नहीं आती, लेकिन मनोविज्ञान में बिल्कुल ऐसे प्रश्न बनते हैं जिसमें चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन फिर भी अपने को उसमें से एक ऑप्शन ठीक निकालना है उनमें से। तो इसमें अपने को वो ऑप्शन देखना है जो अपने आप में इतना विस्तार का ऑप्शन हो कि बाकी तीनों ऑप्शन उसमें अपने आप ही समाहित हो रहे हैं, और वो इसका आंसर होगा क्या? व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन। क्यों? बुद्धि का विकास किसी बालक में हो रहा है, इसका मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, या उसके व्यवहार में परिमार्जन मतलब सुधार हो रहा है। बालक परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने अनुभवों से लाभ उठाता जा रहा है, इसका मतलब उसके व्यवहार में क्या हो रहा है? परिवर्तन या परिमार्जन। बालक नई खोज करने लायक हो रहा है, इसका मतलब उसके व्यवहार में क्या हो रहा है? परिवर्तन या परिमार्जन। तो जो भी परिभाषा अपन ने अधिगम की लिखी थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर ये अपने ऑप्शन में रहा और अधिगम के बारे में सारी बातें सही रही, तो अपने को एग्जैक्ट आंसर क्या करना है? व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन। क्योंकि अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है। अब कुछ विद्वानों की अपन बात कर लेते हैं जिन्होंने अधिगम के संबंध में कुछ परिभाषाएं दी हैं। देखो विद्वानों की अपन परिभाषा की चर्चा करें ना, हर विद्वान की परिभाषा का कंसेप्ट समझने की प्रयास करना, ताकि अपने को उनकी परिभाषाओं से ही अपने को क्या समझ में आता है? वो टॉपिक समझ में आता है। लेकिन परिभाषा कंप्लीट अपने को याद भी नहीं होती, तो कंसेप्ट आप परिभाषा का समझने का प्रयास करना। उसके बाद में अपन हर परिभाषा में कुछ ऐसे कीवर्ड देखेंगे जिससे अपने को कि हाँ भाई एक दो वर्ड पहचान लेंगे, उससे अपन उस विद्वान का नाम बता सके। कई बार डायरेक्ट परिभाषाएं भी अपने से पूछी जाती है कि अधिगम के संबंध में ये परिभाषा किसने दी। तो परिभाषाएं सुनना, जैसे वुडवर्थ की परिभाषा की अपन बात करें। वुडवर्थ ने कहा था नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये परिभाषा किसकी हो गई? वुडवर्थ की हो गई। मतलब हम कोई नवीन ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? अधिगम कर रहे हैं। हम नवीन प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, प्रतिक्रिया अनुक्रिया कह दो, जिसे अपन अंग्रेजी में कहते हैं रेस्पॉन्स। कोई नई क्रिया कर रहे हैं अपन, इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं? अधिगम कर रहे हैं। तो नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही क्या है? अधिगम है। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। इसमें अपन लास्ट में कीवर्ड देखेंगे कि परिभाषा में आपको कौन से वर्ड ध्यान में रखने हैं जिससे अपन आंसर कर सके वुडवर्थ। अगली एक परिभाषा अपन बात करें क्रोनबेक। क्रोनबेक की परिभाषा है अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो क्रोनबेक का कहने का मतलब है जैसे जैसे अपने को अनुभव होता जा रहा है, इसका मतलब अपने व्यवहार में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। व्यवहार में परिवर्तन का मतलब अपन अधिगम कर रहे हैं। तो अनुभव एक्सपीरियंस होगा तो अपने आप ही क्या हो रहा है? अपने को अधिगम हो रहा है। ये परिभाषा किसकी हो गई? क्रोनबेक की। अगली परिभाषा आपको ध्यान रखनी है गेट्स व अन्य। गेट्स विद्वान जहां भी मिलेगा ये अकेला काम नहीं करेगा, इसके साथ इसकी टीम होगी, इसका मतलब गेट्स व अन्य।
इसने देखो क्रोनबेक के अलावा एक वर्ड और जोड़ा है, वो है प्रशिक्षण, क्योंकि प्रशिक्षण से भी अपने को क्या होता है, अधिगम होता है। तो इसकी परिभाषा में आ जाएगा अनुभव व प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। अनुभव व प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये परिभाषा किसकी हो जाएगी, गेट्स व अन्य की। इसके बाद में अपन बात करें, एक विद्वान है जिसका नाम है गिलफर्ड। गिलफर्ड बहुत जगह इसको गिलफोर्ड भी लिखा हुआ आता है, FORD है इंग्लिश में तो, लेकिन उसको अपन गिलफर्ड भी कहते हैं तो गिलफोर्ड भी कहते हैं। इनकी परिभाषा थी व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। देखो इनका कहने का मतलब था व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। हम किसी सामने वाले या किसी दूसरे का व्यवहार देखते हैं, उसके व्यवहार से अपन प्रभावित होते हैं, अपन खुद प्रयास करते हैं कि भाई इस जैसा व्यवहार अपन भी अपनाएं, तो उसके व्यवहार को देखकर अपन ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में अपन ने परिवर्तन किया है, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो ये परिभाषा किसकी हो गई, गिलफर्ड की हो गई। क्रो एंड करो की इनकी परिभाषा थी ज्ञान, आदतों व अभिवर्तियों का अर्जन ही अधिगम है। हम कोई ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, हम कोई आदत अपना रहे हैं, हम हमारा कोई एटीट्यूड परिवर्तन कर रहे हैं या एटीट्यूड ग्रहण कर रहे हैं। अभिवर्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। एटीट्यूड का अर्जन कर रहे हैं तो यही क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। ये कुछ प्रमुख परिभाषाएं हो गई किसकी, अधिगम की। देखो परिभाषाओं का तो ये मान लो कि भरमार है अपने मनोविज्ञान में, फिर भी अपन प्रयास करेंगे कि उन परिभाषाओं की ही अपन चर्चा करें जो वास्तव में एग्जाम में आने के लिए योग्य हैं। जैसे स्किनर ने भी एक परिभाषा दी थी कि प्रगतिशील व्यवहार ही क्या है, अधिगम। प्रगतिशील व्यवहार अपन स्किनर में भी याद कर सकते हैं। चलो इन परिभाषाओं में अपन कीवर्ड देखते हैं। नवीन नवीन, नवीन नवीन दो बार वर्ड आ जाए तो वेर वे मतलब अपना आंसर क्या होगा, वुडवर्थ। ध्यान रखना पूरी परिभाषा अपने को बिल्कुल भी याद नहीं करनी, परिभाषा अपने को फटनी जरूर है ताकि अपने को उससे जो अपन यूनिट कर रहे हैं उसका थोड़ा कंसेप्ट अपने दिमाग में क्लियर हो जाए। तो याद करने के लिए आप इसमें याद रखोगे क्या, नवीन नवीन किसकी परिभाषा हो जाएगी, वुडवर्थ की। केवल अनुभव आए, देखो किसी के कान के पीछे अगर जोरदार अपन थप्पड़ मारते हैं, क्रोनबेक का मतलब कान के पीछे, अपने आप ही उसे जिंदगी का क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। केवल अनुभव वर्ड आए तो कान के पीछे, चाहे आपका कोई पड़ोसी आपके पास में बैठा ना, उसके कान पे मार के देख लेना, चाहे वो अपने वापस मारे, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन तो याद होगा ना अपने को। अनुभव आए तो अपने को आंसर क्या करना है, क्रोनबेक, और अनुभव के साथ प्रशिक्षण आ जाए तो अपने क्या कर देंगे, गेट्स व अन्य, क्योंकि यहां भी दो हो गए तो यहां भी कितने हैं, दो। व्यवहार व्यवहार वर्ड ही अगर आता रहे परिभाषा में, गिलफर्ड। गला फाड़ फाड़ के दो चार बार बोल देना आप तो व्यवहार व्यवहार व्यवहार, थोड़ा बाद में तो याद हो गई। तो व्यवहार व्यवहार आते ही अपने को क्या करना है, गिलफर्ड। अब देखो ये जो लास्ट परिभाषा है ना, इस परिभाषा में एक क्वेश्चन ये भी बनने की संभावना होती है, जैसे क्वेश्चन आ गया, करो एंड करो के अनुसार निम्न में से अधिगम में शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें तीन बताए इसने, करो एंड करो ने अधिगम में किसको शामिल किया है, ज्ञान, आदत व अभिवर्ती।
क्वेश्चन आ गया क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम में शामिल नहीं है ज्ञान, आदत, अभिवर्ती, अभिरुचि। चार ऑप्शन आगे तो गलत क्या हो जाएगा, अभिरुचि अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये अपन ने बात की है अभी तक केवल अधिगम की जो परिभाषा है उसकी, और कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों ने अधिगम की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं उसकी। अब इसके बाद में अपन चर्चा करें अधिगम के सोपान। मतलब अधिगम की स्टेप कौन कौन सी होती है, कैसे स्टेप वाइज स्टेप बालक अधिगम करता जाता है। देखो अधिगम की जो स्टेप है ना, अधिगम के जो सोपान है, आगे जाके अपन बांडुरा के अनुसार अधिगम के सोपान पढ़ेंगे, वो तो होंगे कितने, 4। एक विद्वान था जिसका नाम था रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने के अनुसार अपन अधिगम के सोपान पढ़ेंगे, वो होंगे टोटल कितने, 8। समझ रहे हो बात। अलग अलग विद्वानों ने अधिगम के अलग अलग सोपान बताए, लेकिन कंप्लीटली मनोविज्ञान की दृष्टि से अपन अधिगम के सोपान मानेंगे तो कितने मानेंगे, 6। तो अधिगम के सोपान अपने को कितने बताने हैं, 6। कि बालक कैसे अधिगम कर पाता है। तो देखो कोई भी बच्चा अधिगम प्रारंभ करेगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा उसके लिए अभिप्रेरणा। जो अधिगम का पहला सोपान माना जाता है उसका क्या नाम है, अभिप्रेरणा। क्योंकि जब तक बालक सीखने के लिए मतलब अधिगम करने के लिए अभिप्रेरित नहीं होगा, तब तक बालक अधिगम प्रारंभ नहीं कर पाएगा। आज आप लोग जैसे कोई क्लास लेने जाते हो, कोई पुस्तक खोल के बैठे हो, स्टडी चाहे तो आप किताब से स्टडी करो, चाहे आप ऑनलाइन चैनल के माध्यम से स्टडी करो, चाहे आप ऑफलाइन के क्लास के माध्यम से स्टडी करो। हम जब स्टडी प्रारंभ करते हैं तो कई बार तो क्या होता है, घर वाले बच्चे के धक्का मार के निकालते हैं कि जा बेटा तेरे को पढ़ना ही है। तो इसका मतलब अपने को कोई भी प्रेरणा नहीं मिली, हमें जबरदस्ती क्लास में बिठाए गए, तो हम अधिगम में नहीं कर पाएंगे। जब अपने को अपन खुद प्रेरित होंगे या कोई दूसरा अपने को प्रेरित करेगा, तब जाके अपन क्या प्रारंभ करेंगे, अधिगम प्रारंभ करेंगे। तो अधिगम का पहला सोपान तो क्या हो गया, अभिप्रेरणा। प्रेरणा कह दो, चाहे अभिप्रेरणा कह दो, चाहे मोटिवेशन कह दो। एक उदाहरण के माध्यम से अपन देखते हैं। पहले तो कंप्लीट उदाहरण सुनना। आप लोग जैसे सारे के सारे बच्चे जो भी चैनल देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे, फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग रेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मोटिवेशन मिला। क्यों, अधिगम तो कर ही रहे हैं ना अपन। सबसे पहले आपको क्या मिला, मोटिवेशन मिला कि भाई अपने को तो तैयारी तो करनी है रिट की। तो मोटिवेशन मिलने के बाद आप विभिन्न अनुक्रियाएं करते हैं। क्या अनुक्रियाएं करते हैं, कोई तो अच्छे अच्छे राइटर की किताब खरीदता है, कोई बच्चा कोचिंग ज्वाइन करता है, कोई बच्चा ऑनलाइन स्टडी प्रारंभ करता है। तो ये क्या हो गई, अपनी विभिन्न अनुक्रियाएं। जब अपन लोग क्रियाएं करना प्रारंभ करते हैं, तब रास्ते में अपने क्या उत्पन्न होती है, बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ध्यान रखना, कोई बच्चा सुबह उठ के आराम से सुबह रोटी खाता है, दोपहर में सो जाता है, शाम को उठकर फिर रोटी खा लेता है, फिर सो जाता है, जिंदगी में उसके कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वो कोई कार्य करना ही नहीं चाहिएगा, तो उसके बाधा कहां से उत्पन्न होगी। बाधाएं कब आती है, जब हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, तब अपने सामने क्या आती है, बाधाएं आती है। तो जब आप विभिन्न अनुक्रियाएं प्रारंभ करोगे, रास्ते में क्या आएंगे, आपके बाधाएं उत्पन्न होंगी। जैसे कोई बच्चा तो सोचेगा कि यार वो सब्जेक्ट अपने समझ में नहीं आ रहा, कोई बच्चा सोचेगा अपने को उस कोचिंग संस्थान के या उस राइटर के नोट्स उपलब्ध नहीं हो रहे। तो ये बाधाएं अपने कब आई, जब अपने विभिन्न अनुक्रियाएं प्रारंभ की। जैसे उन बाधाओं को अपन पार कर जाएंगे, बाधाओं को अपन क्रॉस कर जाएंगे, तब अपने को क्या मिलेगा, रेनफोर्समेंट, मतलब अपने को क्या मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा। समझ रहे हो बात, यहां तक दोबारा सुनना। पहला अभिप्रेरणा, फिर दूसरा अपन ने प्रारंभ की विभिन्न अनुक्रियाएं, तीसरा फिर रास्ते में क्या आई, बाधाएं, बाधाओं को पार करते ही चौथा क्या अपने को क्या मिला, पुनर्बलन। जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे, उसके बाद आपको कंप्लीट जो भी अनुभव आपने इस दौरान ग्रहण किया, उन अनुभवों का संगठन करना है,
उसके बाद आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब आपका रिट में सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो स्टेप सुनना कौन कौन सी थी। पहला अभिप्रेरणा, उसके बाद अपन ने क्या प्रारंभ की, विभिन्न अनुक्रियाएं। जब बच्चा विभिन्न अनुक्रियाएं प्रारंभ करता है तब रास्ते में उसके क्या आती हैं, बाधाएं आती हैं, मतलब बैरियर आते हैं। बाधाओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बैरियर। विभिन्न अनुक्रिया का मतलब, अनुक्रिया मतलब रेस्पॉन्स। जब बाधाओं को पार करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, पुनर्बलन। पुनर्बलन मिलने के बाद आपको क्या करना है, अब तक जो भी अनुभव आपने प्राप्त किए उन अनुभवों का क्या करना, आपको संगठन करना है, और फिर आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से कोई भी बालक क्या करता है, अधिगम करता है, एक स्टेप से अगली स्टेप पे चलता जाता है। तो ये इनको अपन क्या कहते हैं, अधिगम के सोपान कहते हैं। अब यहां से आपके कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो सुनना। पहला तो अधिगम का पहला सोपान कौन सा है, अभिप्रेरणा। आपके दूसरा क्वेश्चन जैसे आपके आ गया, अधिगम का सर्वोच्च सोपान कौन सा है, तो सर्वोच्च सोपान में आप ये मत कर देना, सबसे उच्च स्तर का सोपान माना गया है किसको, अभिप्रेरणा को, क्योंकि अगर यही नहीं होगा ना तो इसके आगे अपन बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अधिगम का सर्वोच्च सोपान भी किसे माना गया है, अभिप्रेरणा को माना गया है। हालांकि अभिप्रेरणा अपने अधिगम में ही एक अलग टॉपिक में भी है, तो अभिप्रेरणा की अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो अधिगम का पहला सोपान, अधिगम का सर्वोच्च सोपान, अधिगम का सर्वोत्कृष्ट सोपान। एक स्किनर ने तो डायरेक्ट परिभाषा के रूप में ही बताया कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। समझ रहे हो बात। तो यहां से क्वेश्चन बनता है। फिर तुम्हारे क्वेश्चन पूछा जाता है अधिगम का अंतिम सोपान कौन सा है, लक्ष्य। तो पहला लास्ट वाला पूछ लेते हैं, या फिर ऑप्शन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से अधिगम के सोपानों का सही क्रम कौन सा है। इसमें कोई से भी 2, 3, 4 उठाते हैं और वो क्रम से लिखे जाते हैं। तो आपको एक क्रमबद्ध तरीके से क्या करना है, याद करना है। तो ये चर्चा हुई अपने को किसको लेकर, अधिगम के सोपान को लेकर। उसके बाद में अपन चर्चा करें अधिगम के प्रकार। देखो अधिगम 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कौन सा, गत्यात्मक अधिगम, और दूसरा होता है कौन सा, संज्ञानात्मक कह दो चाहे संज्ञानवादी अधिगम कह दो, एक ही बात है। इन 2 प्रकारों के आधार पर अपना अधिगम को देखें। देखो हम हमारे दैनिक जीवन में अधिगम करते जाते हैं, क्योंकि अधिगम सार्वभौमिक होता है। हर जगह पर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये मत मानना आप कभी भी कि अधिगम केवल कक्ष में होता है। अधिगम हर जगह हो सकता है। एक व्यक्ति चल रहा है, वो ठोकर खा जाता है, तो ठोकर खाते वक्त भी वो इतना सीख लेता है कि भाई पत्थर से बच के अपने को चलना चाहिए। इसका मतलब उसको क्या हो गया, अधिगम हो गया। तो जीवन में अपन अधिगम करते जाते हैं। कुछ तो अपन अधिगम करते हैं किस तरीके से कि भाई शरीर की एक्टिविटी आवश्यकता है। अगर मतलब देखो दोबारा समझना इसको, अगर अधिगम में शरीर की आवश्यकता ज्यादा होती है तो उसे तो कहते हैं अपन गत्यात्मक अधिगम, और यदि अधिगम में मानसिक आवश्यकता ज्यादा होती है तो उसे कहते हैं अपन संज्ञानवादी अधिगम। इसमें अगर कोई क्वेश्चन बनता है ना तो डायरेक्ट इनकी कोई आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा। इसमें क्वेश्चन आता है वो एक उदाहरण के रूप में आता है कि भाई एक उदाहरण दे दिया, फिर आपसे पूछा जाता है ये किस प्रकार का अधिगम है। तो आप थोड़ा दिमाग लगा लेना। अगर कोई अधिगम शरीर से मस्तिष्क की ओर हो रहा है तो वो तो कौन सा अधिगम होगा, गत्यात्मक अधिगम, मतलब पहले के काम में आया शरीर। अगर कोई अधिगम मस्तिष्क से शरीर की ओर हो रहा है तो वो कौन सा अधिगम हुआ,
संज्ञानवादी अधिगम, मतलब इसमें क्या काम में आया, पहले मस्तिष्क। अब इसमें उदाहरण सुनना। एक बालक क्रिकेट खेलना सीख रहा है, यह है किस प्रकार का अधिगम है? सोच के देखें, कोशिश करो जवाब देने की। अब जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो ये तो होगा नहीं, पहले वो दिमाग लगाए कि हाँ यार क्रिकेट में ऐसे बॉल फेंकी जाती है, ऐसे बैट उठाया जाता है, ऐसे ऐसे अपने को क्रिकेट खेलना चाहिए, फिर वो सीख के फिर क्रिकेट खेलने जाता है। ऐसा कभी नहीं होता। वो लगातार शारीरिक अभ्यास करेगा, क्रिकेट बॉल फेंकने की कोशिश करेगा, शॉट खेलने की कोशिश करेगा, तब जाके वो सीख पाएगा, तब जाके उसके दिमाग में बैठेगी कि हाँ भाई क्रिकेट कैसे सीखते हैं। तो ये कैसे हुआ? शरीर से मस्तिष्क की ओर हुआ। तो एक बालक क्रिकेट खेलना सीख रहा है, किस प्रकार का अधिगम हुआ? गत्यात्मक अधिगम। मोस्टली जो भी खेल आते हैं ना, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, खेल लगभग किस में आते हैं? गत्यात्मक अधिगम में आते हैं, क्योंकि खेल हमेशा शारीरिक प्रैक्टिस मांगते हैं, तब जाके कोई बालक खेलना सीख पाता है। तो खेल किस में आते हैं? गत्यात्मक अधिगम में। हाँ, जैसे एक खेल है शतरंज का खेल, पूछ ले आपसे, एक बालक शतरंज खेलना सीख रहा है, ये किस प्रकार का अधिगम है? तो वो फिर किस में आ जाएगा? संज्ञानवादी में। क्योंकि शतरंज खेलते हैं तो पहले हम दिमाग लगाते हैं कि हाँ भाई इस घोड़े को यहां से उठाकर यहां रखना है, तो इसका मतलब पहले अपने मस्तिष्क काम में लिया, उसके बाद अपन शारीरिक क्रिया करते हैं, हाथ से उठाकर उस घोड़े को दूसरी जगह रखते हैं। तो चेस खेलना या शतरंज खेलना तो किसमें आएगा? संज्ञानवादी अधिगम में। और जैसे इसमें उदाहरण सुनना, एक बालक गणित के प्रश्न हल करना सीख रहा है, ये किस प्रकार का अधिगम है? तो इसमें पहले बालक अपना दिमाग काम में लेगा, सोचेगा कि हाँ भाई इसको इससे कैसे गुणा करें, क्या करें, उसके बाद हाथ से लिखने का प्रयास करेगा। तो पहले मस्तिष्क काम में आ रहा है, इसका मतलब संज्ञानवादी अधिगम। और सुनो इसमें उदाहरण, एक बालक साइकिल चलाना सीख रहा है, किसमें आएगा? गत्यात्मक अधिगम में। क्योंकि साइकिल चलाने के लिए साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपने को शरीर के माध्यम से, फिर जाके अपने दिमाग में बैठता है कि हाँ भाई साइकिल कैसे चलाई जाती है। तो साइकिल चलाना सीखना किसमें आएगा? गत्यात्मक अधिगम में। और अपन इसमें उदाहरण की बात करें, एक बालक निबंध लिख रहा है, निबंध लिखना सीख रहा है, निबंध की तैयारी कर रहा है, यह है किस प्रकार का अधिगम है? निबंध लिखना, भाषण देना, ये आएंगे किसमें? संज्ञानवादी अधिगम में। क्योंकि हम निबंध लिखते हैं तो पहले हाथ से लिख के बाद में दिमाग से नहीं सोचते, पहले हम दिमाग से सोचते हैं कि हाँ भाई अब अपने को क्या लिखना है, और फिर दिमाग से सोचने के बाद अपन लिखते जाते हैं। इसका मतलब निबंध लिखना किसमें? संज्ञानवादी में। भाषण देना, तो भाषण अपन पहले बोल के बाद में नहीं सोचते अपन ने क्या बोला, पहले अपन सोचते हैं कि हाँ भाई अब अपने को ये बोलना है, तो भाषण भी किसमें आएगा? संज्ञानवादी अधिगम में आएगा। और उदाहरण अपन देखें, एक बालक टाइपिंग करना सीख रहा है, तो ये किस प्रकार का अधिगम होगा? तो टाइपिंग करने वाला अधिगम होगा कौन सा? गत्यात्मक अधिगम। क्योंकि टाइपिंग में हमेशा अपने को शारीरिक प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, जितनी अपन हाथों से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा अपन टाइपिंग सीख पाते हैं। तो टाइपिंग सीखना किसमें आएगा? गत्यात्मक अधिगम। तो ये वाला जो है इसमें अपने से पूछे जाते हैं उदाहरण, तो प्रत्येक उदाहरण में आप ये दिमाग लगा लेना कि पहले शरीर काम में आ रहा है, दिमाग काम में आ रहा है। अगर पहले शरीर काम में आए तो अधिगम कैसा होगा? गत्यात्मक। पहले दिमाग काम में आए तो अधिगम होगा संज्ञानवादी। अब देखो इसके बाद में जो अपनी चर्चा होगी और जो सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा होगी वो होगी अधिगम के सिद्धांतों को लेकर। तो कल से अपन प्रारंभ करेंगे अधिगम के सिद्धांत, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि रिट में जहां से अपने प्रश्न बनने की संभावना है हर प्रश्न को शामिल करते हुए अपन ने आज से रिट की तैयारी प्रारंभ की है, और लगातार अपन ये जारी रखेंगे। तो कल अपन अधिगम के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।